बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर शारदा देवी अभी अभी बैठी थी। बिस्तर पर लेटी तो मन पिछली यादों में डूब गया। साल भर पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही था। पति का कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने के बाद उनके इलाज में पैसा पानी की तरह बह गया। उनके जाने के बाद शारदा देवी के जीवन जीने का सारा उत्साह ही चला गया था। सारी जमा पूंजी खर्च हो गई थी। 8 महीने तक अस्पताल की लंबी चौड़ी बिल भरकर अब हाथ बिल्कुल खाली हो गया था। बेटे बहू और दोनों बच्चों का नाश्ता खाना बनाते बनाते शारदा देवी बिल्कुल थक गई थी। काम वाली भी 2 दिन से नहीं आ रही थी। बहू माया ही पूरे घर की साफ सफाई का काम और ऊपर के काम देख रही थी, साथ साथ बड़बड़ाती भी जा रही थी। शाम होते ही शारदा देवी को तेज बुखार हो गया और सिरदर्द होने लग गया था। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके रहने पर यही बहू बेटे आगे पीछे घूमते थे। अब तो बेटा भी बात बात पर झड़क देता है। एक दिन तो हद ही हो गई जब वो पूजा कर रही थी। हरदम घंटी बजाती रहती हो माँ। कभी कभी रसोई में माया का हाथ भी बटा दिया करो। वो अकेली कितना काम करेगी। पत्नी की तकलीफ दिखाई पड़ती है पर माँ की तकलीफ नहीं दिखती। बुखार आते ही वो बिस्तर पर जाकर लेट गई। माया 4 बार आकर झांक गई पर एक बार भी यह पूछने नहीं आई कि तबीयत कैसी है। कोई दवा ही दे देती, खाना तो दूर की बात थी। अब ये भी पड़ गई, शाम को कौन खाना बनाएगा, मेहमान भी आने वाले हैं। शारदा देवी बड़ी हिम्मत करके उठी पर चक्कर आने की वजह से गिर पड़ी। दूसरे दिन होश आया तो उन्होंने कमरे में अपने आप को नितांत अकेला महसूस किया। उन्होंने अपना बैग उठाया और उसमें पास रखे पैसे डाले। लड़खड़ाते कदमों से खुद ही अस्पताल की तरफ चल पड़ी। स्कूल की अध्यापिका रह चुकी थी। अकेले जाना उनके लिए कठिन न था, पर जिस मनस्थिति में निकली थी वह बार बार विह्वल कर रही थी। मन में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। जिस परिवार के लिए सुबह से रात गए तक सारे घर का काम करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, वही परिवार मेरी तकलीफों को बहाना समझकर झांकने भी नहीं आया। किसी ने खाने को भी नहीं पूछा था। बेटे बहू ने तो कमरे में रात भर लावारिस के तरह छोड़ दिया। माया का कोई दोष नहीं है। जब अपनी कोख से जन्मा बेटा ही पराया हो गया तो वह तो दूसरे घर से आई है। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं वहां रह रही थी। पहले भी माया की ये बातें कई बार सुन चुकी थी कि जब देखो बीमारी का बहाना करके सो जाती है। इस बार बुढ़िया बीमार होगी तो अस्पताल में ही छोड़ दूंगी, चाहे कुछ भी हो मेरी बला से। अस्पताल जाके खुद ही सारी औपचारिकताएं पूरी की और एडमिट हो गई। तभी एक चिर परिचित से मुस्कान लिए सामने खड़ी नर्स को देखकर वो चौंक पड़ी। उसके हाथों में दवाइयों की ट्रे थी। सफेद झकझक लिबास में वह उनके पास आकर उनका टेम्परेचर नापने लगी, जो कि सामान्य था। उसने जैसे ही उनकी तरफ देखा चौंक पड़ी। शारदा मैम, आपने मुझे पहचाना? कक्षा 8 में आप मुझे हिंदी पढ़ाती थी, आपको याद है? आपने एक बार मुझे क्लास में बातें करने पर बोर्ड के पास खड़े होने की सजा दी थी। मुझे चक्कर आ गया था। पूरी क्लास दौड़कर सामने आ गई थी। कोई पानी लाने भागा था, कोई पंखा झल रहा था। मैं आपकी गोद में चिपक ही गई थी। आपने मुझे सहारा देकर सिक रूम में लेटा दिया था। आपकी वो डबडबाई आंखें मैं कभी नहीं भूली मैम। आपने मुझे कितना स्नेह दिया था। 12वीं की परीक्षा के बाद आपसे बिछुड़कर मैं बहुत रोई थी। आप मेरी फेवरेट टीचर थी। आज मौका है कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रश्मि की बात सुनकर शारदा देवी की आंख भर आई। शारदा देवी को याद आया आज से 12 साल पहले जब वे स्कूल में पढ़ाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन पढ़ाते समय पीछे की सीट पर बैठी रश्मि किसी से बात कर रही थी और उन्होंने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर बोर्ड की तरफ लाकर खड़ा कर दिया।
और फिर पढ़ाने में मशगूल हो गई। तभी उन्होंने बच्चों के चेहरे पर उभरते असमंजस के भाव देखे। देखा कि सभी बच्चे एक दूसरे को इशारा करते हुए अपनी सीट से निकलकर भागे। उन्होंने देखा रश्मि लहराई और गिरने ही वाली थी कि शारदा देवी ने उसको संभाल लिया, उसके मुंह पर पानी का छींटा डाला, उसकी डायरी में देखकर उसके घर फोन किया। तब वो 5 दिन से बीमार थी, दवा खाकर स्कूल गई थी। कमजोरी की वजह से शायद उसको चक्कर आ गया होगा। उसके पिता वकील है, कचहरी गए हैं। वकील का नाम सुनते ही शारदा देवी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसको एक ही चिंता सता रही थी, कल के न्यूज़पेपर में सबसे पहली यही न्यूज़ होगी कि स्कूल की अध्यापिका ने बच्ची को सजा दी और बच्ची बेहोश हो गई। मीडिया आएगी, उससे पूछताछ करेगी। लेकिन दूसरे दिन जब रश्मि स्कूल के गेट पर ही दिखाई दे गई, तब जाकर उसकी जान में जान आई थी। शारदा देवी को रश्मि का इस तरह मिल जाना एक वरदान ही लग रहा था। वो उसका पूरा ध्यान रख रही थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। शारदा देवी बिल्कुल ठीक थी। अब उनके घर जाने का समय आ गया था। सुबह सुबह जब रश्मि आई तब, मैम आप इतनी उदास क्यों लग रही है? आज तो आपकी छुट्टी हो गई। मैं घर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे कोई जगह बता सकती हो जहां मैं अपना बाकी जीवन शांति से बिता सकूं? रश्मि से उनकी आंखों की वीरानी छुप नहीं सकी। उसने ऐसे बहुत से लोग देखे थे जो अपने घर वालों की उपेक्षा की वजह से अस्पताल से घर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे समय में वो खुद ही सबको समझा बुझाकर घर भेजने में अहम भूमिका निभाती थी। वो लोग शायद अपने परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मैम आप चिंता ना करें, मेरे घर में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं है। आजकल माँ घर में सारे दिन अकेली ही रहती है। मैं तो सारे दिन अस्पताल में ही रहती हूँ। आपको मैं घर पर ही ट्यूशन दिला दूंगी मैम, जिससे आपके पास अपने पैसे भी रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। यह कहकर रश्मि ने उनको सहारा देकर उठा दिया। शारदा देवी चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। आज उनकी छात्रा ने अपने घर की शरण देकर उनके टूटे दिल को बिखरने से बचा लिया था। अपने तो अपने ना बन सके, पर परायों ने अपना लिया था। रमेश 16 वर्ष का एक लड़का जो अपने पिताजी मदन के साथ रहता था। रमेश के जन्म के वक्त ही रमेश की मां की मृत्यु हो गई थी। रमेश के पिताजी मजदूर थे, काम की तलाश कर रहे थे, मगर कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। काम तो कोई नहीं दे रहा। अब लगता है खुद ही कोई काम शुरू करना होगा, मगर मेरे पास उतने पैसे ही नहीं है कि मैं कुछ अपना काम शुरू कर सकूं। मदन गांव वालों से मदद मांगता है। एक बार में तो कोई कभी भी नहीं मानता है, मगर बहुत बार बोलने पर सभी थोड़ा थोड़ा पैसे देने के लिए मान जाते हैं। बेटा रमेश, मैं कुछ काम शुरू करने वाला हूँ, मगर तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं सब संभाल लूंगा। जी पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहें। मदन सभी पैसे मिलाकर एक छोटा सा ढाबा खोलता है। पिताजी, मैं स्कूल से आ गया। बताइए, कोई काम है क्या? नहीं बेटा, तू बस बैठ, मैं काम कर रहा हूँ, तू बैठकर पढ़। रमेश वही ढाबे पर बैठकर पढ़ने लगता है और पिताजी जो भी बना रहे थे वो भी देख रहा था। पिताजी, आप अकेले थक जाएंगे, बताइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगा। तू एक काम कर, घर चला जा, वहाँ शांति से पढ़ना। देख, ग्राहक आने लगे हैं, शोर होने लगा है यहाँ। रमेश घर आ जाता है और मदन सभी को खाना बनाकर खिलाने लगता है। ढाबा अच्छे चलने लगता है। अब सभी के पैसे वापस कर दूंगा। मदन थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोगों को देना शुरू करता है, मगर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मदन के ढाबे पर ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। अरे, मैंने तो सोचा था ढाबे से पैसे कमाकर सभी को पैसे वापस कर दूंगा, मगर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कुछ ही महीने में ऐसी नौबत आ जाती है कि ढाबे को बंद करना पड़ता है। इधर हर रोज गांव वाले मदन से पैसों की मांग कर रहे थे, मगर मदन किसी को पैसे नहीं लौटा पा रहा था। पिताजी बहुत परेशान हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। काश मैं पिताजी की मदद कर पाता। हर रोज सुबह शाम मदन के घर लोगों का आना जाना हो रहा था और सभी पैसे मांगने ही आ रहे थे। रमेश ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि पैसे नहीं थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई और काम भी नहीं मेरे पास, और अब तो ढाबा भी बंद हो चुका है। आखिर कैसे सभी के पैसे लौटाऊं? मदन बहुत ही ज्यादा सोचने लगता है। एक दिन अचानक मदन के सीने में दर्द शुरू हो जाती है। रमेश बेटा, इधर आ। जैसे ही रमेश अंदर आता है, देखता है उसके पिताजी बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए होते हैं। पिताजी, आपको क्या हुआ? उठिए। बेटा, अपना ध्यान रखना। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा पाऊंगा। तेरी माँ के पास जा रहा हूँ। तू अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहते ही मदन की मौत हो जाती है। नहीं, पिताजी उठिए। मैं कैसे रहूंगा आपके बिना? उठिए पिताजी, उठिए। मदन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है, मगर एक भी गांव वाले मदन को देखने नहीं आते। रमेश अकेले सब काम करता है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। रमेश के पास कुछ खाने के लिए भी नहीं था। गांव में कुछ खाना ढूंढने निकलता है। चाचा जी, कुछ खाने के लिए मिलेगा क्या? बहुत भूख लग रही है। इतने दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे चल हट यहाँ से। तेरे बाप ने हम सभी से पैसे लिए थे और लौटाए भी नहीं। अब बता, हम अपने पैसे कहाँ से ले? वो तो चला गया। चाचा जी, ऐसे बात मत बोलिए। पिताजी तो सभी की मदद किया करते थे। आपको कभी भी काम होता था तो सबसे पहले वही आते थे। अब पैसों की वजह से आप उन्हें गालियां दे रहे हैं, जबकि अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं रहे। अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत दे। पैसे लौटा सकता है तो लौटा दे, वरना हट जा सामने से। पिताजी के जाने के बाद रमेश इस समाज का एक दूसरा ही रूप देख रहा था। ऐसा रूप जैसे उसने कभी सपने में भी नहीं देखा था। इतना तो समझ गया मैं, इस दुनिया में पैसा हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। चाहे आप खुद से जितनी भी मदद कर दो, मगर वो कोई नहीं याद रखता। रमेश पिताजी के जाने की वजह से पहले से ही दुखी था। गांव वालों का ये रूप देखकर वो बिल्कुल टूट गया था। जब भी वो गांव में निकलता, सभी ताना मारने लगते। इस तरह तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए, तभी मैं आगे का कुछ सोच पाऊंगा। वैसे भी घर में जितनी देर रहता हूँ, उतनी देर केवल पिताजी की ही याद आती है। रमेश बिना किसी को कुछ भी बताए गांव छोड़कर शहर आ जाता है। यहाँ रमेश किसी को भी नहीं जानता था। सड़क किनारे रहने लगता है। थोड़े बहुत पैसे लोग भीख के तौर पर रमेश के सामने रखकर चले जाते थे, मगर रमेश को ये अच्छा नहीं लग रहा था। मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, कहीं ना कहीं तो कोई काम दे ही देगा, बस ढूंढना पड़ेगा। रमेश काम की तलाश तो करता है, मगर सभी जगह से निराश ही हाथ लगती है। रमेश की नजर एक विज्ञापन पर पड़ती है। साफ सफाई करने वाले की आवश्यकता थी। अभी तो कोई भी काम कर लूंगा, यहीं जाकर देखता हूँ कैसे रहता है। रमेश साफ सफाई का काम करने लगता है और वहीं से थोड़े पैसे कमाने लगता है। रमेश को इतने पैसे मिल जाते थे जिससे उसका अपना खर्च निकल जाता था। वही काम करते वक्त रमेश की दोस्ती कपिल नाम के एक आदमी से हो जाती है। दोनों साथ में ही काम करने जाते थे। यहाँ पैसे तो मिल रहे हैं, मगर मेरे घर में तो माँ, पापा और दादाजी हैं। पैसे कम ही पड़ जाते हैं। मैं तो अकेला ही रहता हूँ, मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं। लेकिन पता है, मेरे गांव में मैं आज भी चला जाऊं तो सभी पैसों की ही मांग करेंगे। हाँ भाई, तुमने तो बताया है, मगर तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। क्या बताऊं यार,
अब जैसा भगवान करे वो तो सहना ही पड़ेगा। वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारे पिताजी ढाबा चलाते थे, तो तुम्हें कुछ बनाना आता है? वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, मगर हाँ, पिताजी को देखता था बचपन से खाना बनाते हुए, तो वही सब आता है। हाँ, तो उतना भी काफी है। चावल, दाल, रोटी, 2 तरह की सब्जी, अचार, बस इतने से ही तो वेज थाली तैयार हो जाती है। बस यही बनाकर हम बेचते हैं। मैं तो पहले से जगह ले रखा हूँ, मगर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं नहीं जानता वेज थाली के बारे में। चल, आज वेज थाली खाने चलते हैं, फिर बताता हूँ क्या करना है। रमेश और कपिल वेज थाली खाने जाते हैं। अच्छा, तो ये वेज थाली, ये सब तो मैं बना ही लूंगा। हाँ, इसीलिए तो बोला हम यही बनाकर बेचते हैं। बोल, कैसा रहेगा? हाँ, ठीक है। कपिल और रमेश काम पर जाते थे और काम से आने के बाद वो अपना काम शुरू करने की तैयारी करते थे। सब कुछ तय हो गया था। दोनों वेज थाली बनाकर बेचने लगते हैं। जैसे जैसे लोगों को खबर मिलती है, वैसे वैसे लोग वहां वेज थाली खाने आने लगते हैं। आसपास जितने भी दुकान थे, उन्हें छोड़कर सभी कपिल और रमेश के पास ही आने लगते हैं। दोनों साथ मिलकर सभी काम करते और प्रॉफिट भी बहुत कमाने लगे। कपिल और रमेश ने ललित नामक एक आदमी को अपने साथ काम पर रख लिया। रमेश, ये पैसे रख, मुझे कल दे देना। ठीक है। अगले दिन कपिल रमेश से पैसे मांगता है। रमेश, पैसे दे, सामान लाना है। अरे कपिल, पैसे तो नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। देख रमेश, मजाक मत कर, पैसे दे। आज तक तूने चोरी नहीं की, फिर आज ऐसा क्यों कर रहा है? अरे भाई, तू पागल है क्या? मैं क्यों लूंगा पैसे? अरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। पहले दोनों हमेशा मिलजुल कर रहते थे, मगर अब पैसों को लेकर दोनों के बीच खटास आ गई। ये क्या हो रहा है? मैं कपिल से नहीं लड़ना चाहता, वो भी पैसों की वजह से, मगर उसे कैसे यकीन दिलाऊं मैंने पैसे नहीं लिए हैं। एक दिन एक आदमी वेज थाली पैक करवा कर ले जाता है, मगर कुछ घंटों बाद वापस आता है। भैया जी, ये वेज थाली आप वापस ले लीजिए। मैंने सोचा घर पे खाना नहीं बना है, मगर खाना बन गया था, इसीलिए मैं इसे नहीं खा पाया। आप मेरी तरफ से इसे खा लीजिए, पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। ग्राहक वेज थाली रमेश को देकर चला जाता है। अब तो इतनी रात हो गई है, कोई और आएगा भी नहीं, मैं ही खा लेता हूँ इसे। रमेश जैसे ही वेज थाली खाता है, उसे सब कुछ दिखने लगता है कि आखिर पैसे चोरी कौन कर रहा है और चोरी किए हुए पैसे कहाँ है। अच्छा, तो ये पैसे चोरी कर रहे हैं, मगर वेज थाली खाते ही मुझे सब कुछ कैसे दिखने लगा? ये कोई जादुई वेज थाली है क्या? हे भगवान, ये तो मेरी समझ से बाहर है। अगले दिन रमेश कपिल के पास आता है और कहता है, भाई, पता चल चुका है कौन चोरी कर रहा है हमारे पैसे, तू चल मेरे साथ। अरे, ये तो ललित का घर है, यहाँ क्यों लेकर आया है? भाई, इसी ने हमारे पैसे चुराए हैं। रमेश ने देखा कि ललित ने अपने बिस्तर के नीचे सारे पैसे चुरा कर रखा हुआ है। क्या हुआ, आप लोग यहाँ? रमेश और कपिल देखते हैं बिस्तर के नीचे ही सारे पैसे रखे हुए हैं। अरे, ये क्या कह रहे हो आप लोग? तो तुम सारे पैसे चोरी कर रहे थे और तुम्हारी वजह से हमारे बीच लड़ाई हो गई। आज के बाद कभी काम पर आने की आवश्यकता नहीं है। पैसे लेकर दोनों दुकान आ जाते हैं। माफ करना भाई, मैंने तुझे गलत समझा। आज के बाद मैं कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। कोई बात नहीं भाई। रमेश जब सो रहा था, तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके पिताजी थे। रमेश, जिस वेज थाली को तुमने खाया वो जादुई वेज थाली थी, तुम्हें सच्चाई दिखाने के लिए। अब कभी तुम दोनों आपस में मत लड़ना, खासकर पैसों की वजह से। हमेशा साथ मिलकर अच्छे से काम करना। इतना कहकर वो गायब हो जाते हैं। पिताजी, अब कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ, मैं कल ही गांव वालों को सारे पैसे देकर आऊंगा।
रमेश अगले ही दिन गांव आता है और उसके पिताजी ने गांव वालों से जितने पैसे लिए थे सभी को सुद समेत वापस कर देता है।